हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्केल पर। बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। पिछले लगभग 1 महीने से हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं किए फिजिक्स स्केल चैनल पर, और उसका रीज़न था कि जो हमारा जून का मंथ होता है वो छुट्टियों का महीना होता है, ग्रीष्मकालीन अवकाश होता है, इसलिए बच्चों को रिलैक्स देने के लिए हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। आज हम वीडियो शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा लेसन 2 चल रहा था, उस लेसन 2 के हमने समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण या गोलीय कोश के कारण जो तीव्रता का व्यंजक था वो हमने फाइंड कर लिया था। उसके बाद के आगे 4 या 5 टॉपिक हैं जो मैं अभी एक बार छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो टॉपिक अब शुरू कर रहा हूँ मैं वो लेसन 3 का है, और लेसन 3 के साथ साथ ही आपको एक वीडियो लेसन 2 की भी पैरेलल मिलेगी। तो लेसन 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आज नया लेसन शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ इसके पैरेलल ही आपको लेसन 2 के जो शेष रिमेनिंग वीडियोस हैं, जो टॉपिक बचे हुए हैं, वो भी आपको मिलेंगे। तो आप उसको भी साथ साथ नोट डाउन करते जाएं और पढ़ते जाएं, क्योंकि वहाँ से भी एक 3 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आज हम लेसन शुरू कर रहे हैं विद्युत विभव, लेसन नंबर 3। लेसन 3 विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव, सबसे पहले विद्युत का मतलब तो हमने पढ़ लिया है फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन में। विद्युत का मतलब है आवेश से, क्योंकि पहले 4 लेसन आपके स्थिर वैद्युतिकी के हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक के हैं, तो यहाँ विद्युत का मतलब स्थिर आवेश से है। विभव का मतलब क्या है? विभव शब्द को अच्छे से डिफाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि पूरे साल भर या बच्चों जब तक भी साइंस स्टडी करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि विभव क्या है। उनको विभव के बारे में नहीं पता लगता, विभव को वो जान नहीं पाते। तो विभव या पोटेंशियल है क्या चीज़, हम इसे कैसे समझ सकते हैं साधारण शब्दों में? तो जो विभव है वो विभव एक प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा है। विभव क्या है? एक प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा ही है, विद्युतीय ऊर्जा है। ये इसका साधारण अर्थ है। विभव का क्या है? ये पोटेंशियल या विभव का साधारण अर्थ, जिसे हम इजीली समझ सकते हैं। हमें पता है ऊर्जा क्या है, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा का जो विद्युतीय फॉर्म है, जो इलेक्ट्रिक फॉर्म है, वो क्या कहलाता है? आपका विभव। तो विभव एक प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है। इसके बाद देखिए विद्युत विभव जो लेसन है, इसके अंदर आपको विद्युत विभव, विद्युत विभवांतरी परिभाषा और इससे संबंधित डेरिवेशन का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ ऐसे तथ्य हैं जो आपको याद करने होंगे, और वो तथ्य अगर आप याद कर लेंगे तो आपको विद्युत विभव और विद्युत धारिता वाला जो अगला लेसन है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इन फ्यूचर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ, आप उसे कॉपी में नोट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक कर अच्छे से। तो विभव का साधारण अर्थ क्या है? एक प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा है, पहली बात। दूसरी बात, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या है? विद्युत विभव का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीन, भौतिक अर्थ क्या है? विद्युत विभव का भौतिक अर्थ है आवेश का तल, आवेश का तल। सबसे मेन बात है आवेश का तल, न कि आवेश की मात्रा। विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या है? आवेश का तल, न कि आवेश की मात्रा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ है लेवल ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ चार्ज, नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्ज। कहने का तात्पर्य विद्युत विभव का जो भौतिक अर्थ है वो आवेश का तल है, लेवल ऑफ चार्ज है, ना कि आवेश की मात्रा। क्वांटिटी से मतलब नहीं है आवेश की। अब हम इसे समझेंगे, लेकिन आप पहले इसके कुछ फिजिकल क्वांटिटी या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसे नोट डाउन करते रहें। सबसे पहले विद्युत विभव का साधारण अर्थ क्या है? एक प्रकार की विद्युतीय ऊर्जा।
दूसरा, विद्युत विभव का भौतिक अर्थ क्या है? आवेश का तल, ना कि आवेश की मात्रा। लेवल ऑफ चार्ज नॉट क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्वांटिटी ऑफ चार्ज नहीं है आवेश विभव, लेवल ऑफ चार्ज जो है वो है विभव। तो ये आपकी सिंपल सी बातें हैं। इसके बाद एक दो बातें और है जिसे हम नोट डाउन करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमारे रेगुलर काम में आएंगे। इसके बाद उच्च विभव का क्या मतलब है? उच्च विभव, उच्च विभव का तात्पर्य जैसे हम कहते हैं धनात्मक विभव, धनात्मक विभव। उच्च विभव को सदैव धनात्मक विभव कहा जाएगा। ये अपना नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च विभव, धनात्मक विभव, जिसे हम पॉजिटिव पोटेंशियल कह सकते हैं। तो उच्च विभव, धनात्मक विभव का तात्पर्य है आवेश का ऊंचा तल, आवेश का ऊंचा या अधिक तल। क्योंकि विभव का मतलब क्या होता है? आवेश का तल, और उच्च का मतलब क्या होता है? ऊपर, हाई। तो विभव का मतलब आवेश का तल और उच्च का मतलब क्या है? ऊपर, अधिक। तो उच्च विभव जिसे हम धनात्मक विभव कहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल कहते हैं, उसका तात्पर्य क्या हुआ? आवेश का ऊंचा तल। तो फिर निम्न विभव का तात्पर्य क्या होगा? निम्न विभव, निम्न विभव जिसे हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक विभव, नेगेटिव पोटेंशियल। इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य होगा आवेश का निम्न, निम्न मतलब नीचा या कम तल। वही सेम बात, विभव का मतलब आवेश का तल और निम्न का मतलब नीचा या कम, आवेश का निम्न तल। नेक्स्ट बात, पृथ्वी का जो विभव है, पृथ्वी का विभव शून्य, जीरो माना जाता है। पृथ्वी का विभव जीरो माना जाता है। अब ये कैसे होता है? हम जब धारिता वाला लेसन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको इस बात का पता लग जाएगा कि पृथ्वी का विभव जीरो कैसे होता है। पृथ्वी क्या है? एक ऐसी वस्तु है जो सामने वाली वस्तु के हिसाब से बिहेवियर दर्शाती है। अगर सामने वाली वस्तु पृथ्वी के सापेक्ष ज़्यादा आवेश रखती है तो पृथ्वी नेगेटिव विभव पर हो जाएगी और वो सामने वाली वस्तु उच्च विभव पर हो जाएगी। और यदि इस पृथ्वी के सापेक्ष सामने वाली वस्तु के पास आवेश का तल कम है तो वो वस्तु नेगेटिव विभव पर हो जाएगी, निम्न विभव पर, और पृथ्वी क्या हो जाएगी? उच्च विभव पर। इन बातों का अध्ययन हम आगे करेंगे, थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन आपको ये फैक्ट्स याद रखना है कि पृथ्वी का विभव क्या माना जाता है? शून्य। साथ ही साथ पृथ्वी की जो धारिता है, कैपेसिटी, पृथ्वी की जो धारिता है, कैपेसिटी, वो अनंत, इन्फिनिटी, अनंत मानी जाती है, अनंत मानी जाती है। सबसे मेन बात है, पृथ्वी की धारिता या कैपेसिटी जो है वो इन्फिनिटी, अनंत मानी जाती है। अब धारिता का अर्थ क्या होता है? सबसे मेन बात है धारिता का अर्थ। तो मैं आपको यहाँ पे धारिता का अर्थ बता रहा हूँ। धारिता हमारा अगला लेसन भी है, लेसन 4 है, धारिता से संबंधित है। तो हम उसकी थोड़ी सी डिस्कस हम यहीं पे कर लेते हैं कि धारिता कहते किसे हैं। तो देखिए धारिता किसे कहते हैं? धारिता, कैपेसिटेंस या कैपेसिटी। धारिता का तात्पर्य होता है सिंपल, ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता। हम यूँ भी कह सकते हैं धारण करने की क्षमता। ये सिंपल धारिता का अर्थ है। और विद्युत धारिता का अर्थ जब पढ़ेंगे हम, किसका? विद्युत धारिता का। तो विद्युत धारिता का अर्थ क्या हो जाएगा? धारिता का तात्पर्य है ग्रहण करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बाल्टी है और बाल्टी में पानी डाला, तो अगर बाल्टी छोटी है तो उसको, उसकी जो बाल्टी की ग्रहण करने की क्षमता है पानी को, या पानी को जो धारण करने की क्षमता है वो कम है, और बाल्टी बड़ी है तो बाल्टी के द्वारा पानी को धारण करने की या ग्रहण करने की क्षमता क्या है? ज़्यादा है। लेकिन हम यहाँ विद्युत वर्ड लगा देते हैं, तो विद्युत वर्ड लगाने के बाद क्या हो जाएगा? ये तो सब कुछ सेम ही रहेगा, ग्रहण करने की क्षमता या धारण करने की क्षमता। विद्युत का मतलब क्या आ जाएगा? आवेश को
क्या मतलब हो जाएगा, आवेश को ग्रहण करने की क्षमता, विद्युत धारिता का तात्पर्य, या आवेश को धारण करने की क्षमता। तो धारिता का सिंपल तात्पर्य है धारण करने या ग्रहण करने की क्षमता। और जब विद्युत धारिता शब्द लग जाएगा, विद्युत शब्द जुड़ जाएगा, तो विद्युत का मतलब यहाँ पर आवेश है। तो किसी वस्तु के द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता या किसी वस्तु के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता, कि वो वस्तु आवेश को कितना ग्रहण कर सकती है, कितना ले सकती है, वो क्या कहलाता है आपका विद्युत धारिता। ये आपके सिंपल फैक्ट्स हैं। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, वो और हम नोट डाउन कर लेते हैं, हमें आगे काम आएगा वो। ये बातें आपको लेसन के शुरुआत जब हम करेंगे, तो आप लेसन की शुरुआत करते समय पहले पेज के स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य डालकर उसे 1 बाय 1 एक लाइन में पॉइंट बना के नोट डाउन करें और इसे बार बार रिवाइज करें। अगला जो पॉइंट है वो क्या है आपके लिए, वो है अनंत पर इन्फिनिटी। अनंत का मतलब है एक ऐसी डिस्टेंस, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र ना उपस्थित हो। यानी अगर इस पॉइंट पर कोई चार्ज विद्यमान है प्लस क्यू, तो इसके चारों का जो क्षेत्र होता है, जिसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं, वो एक निश्चित दूरी तक ही विद्यमान होता है। हमें जानते हैं ये, जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम होता रहता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है किसी बिंदु आवेश के कारण, वो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होती है। ये हमने फर्स्ट लेसन में अध्ययन किया हुआ है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, कम होगा। तो इस आवेश से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी, और एक ऐसी डिस्टेंस आएगी जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वो कब जीरो होगा, हम मानते हैं कि अनंत पे जीरो होगा। अनंत ऐसी डिस्टेंस जिससे आवेश बहुत ज़्यादा दूर चला जाएगा और उस डिस्टेंस पर उस आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, जैसे हम क्या कहते हैं, अनंत। तो अनंत पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र उपस्थित न होने के कारण वहाँ पर किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, वहाँ किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं होता। अनंत पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र उपस्थित न होने के कारण वहाँ पर मतलब अनंत पर, वहाँ का मतलब क्या है, अनंत। अनंत पर किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं होता। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल क्यों लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि यदि चार्ज पॉजिटिव है और अगर अनंत पर हम जा रहे हैं, तो वहाँ जब हम कोई चार्ज अगर पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या लगेगा, आकर्षण बल। तो वो डिपेंड करता है दोनों आवेशों की प्रकृति पर। लेकिन बात यह है कि हम अनंत पर चले गए हैं और अनंत पर किसी आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं हो सकता, और जब विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो विद्युतीय बल भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विद्युतीय बल होता है F बराबर क्यू ई। विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, जीरो, तो Q इंटू जीरो कितना हुआ, जीरो, तो विद्युतीय बल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो अनंत पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र नहीं होने के कारण उस बिंदु पर लगने वाला विद्युतीय बल क्या होता है, जीरो। और वो विद्युतीय बल या तो आकर्षण प्रकृति का होगा या प्रतिकर्षण, क्योंकि हमने पढ़ा है विद्युतीय बल दो ही प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण का या प्रतिकर्षण का। तो ये पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी से जुड़ा हुआ एक पॉइंट और है, वो आपको मैं अभी नोट डाउन करवा देता हूँ। जैसे ही अभी तो आप परिभाषा पढ़ेंगे पोटेंशियल की, उसके अंदर वो परिभाषा क्लियर हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा, अनंत पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र उपस्थित न होने के कारण वहाँ पर, यानी अनंत पर किसी भी प्रकार का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं होता। अब लिखेंगे अनंत पर किसी आवेश का प्रतिकर्षण या आकर्षण बल
न होने के कारण अनंत पर विद्युत विभव व विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शून्य जीरो होती है। अब हमने लिखा अनंत पर किसी भी आवेश का प्रतिकर्षण या आकर्षण बल नहीं होता। ये हमने यहाँ देख लिया कि क्यों नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर उसका विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युतीय बल जीरो है। और जब विद्युतीय बल जीरो है, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जीरो है, तो अनंत पर विद्युत विभव और विद्युतीय ऊर्जा भी जीरो होगी, क्योंकि ऊर्जा कार्य के ही रूप है। जब किसी वस्तु पर कोई बल लगता है तो उस बल के कारण हमें कार्य करना पड़ता है उस बल के विरुद्ध। लेकिन यहाँ पर तो विद्युतीय बल जीरो है, और विद्युतीय बल जीरो है तो हमें उस बल के विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं होगा, क्योंकि बल ही जीरो है। और जब बल जीरो है तो किया कार्य भी कितना होगा, जीरो। और कार्य जीरो है तो विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, जीरो। विभव भी कितना होगा, जीरो। तो ये आपके इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे नोट डाउन करवा दिए हैं। किसी फैक्ट्स में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये फैक्ट्स अभी हमने लेसन की शुरुआत में लिखे हैं, तो जैसे जैसे हम लेसन में आगे बढ़ेंगे आपको इन फैक्ट्स से संबंधित डेरिवेशन या जो डेफिनेशन आएगी उसके अंदर आपके ये फैक्ट्स सारे के सारे ऑटोमेटिकली क्लियर होते रहेंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। सबसे जो पहली डेफिनेशन है हमारी, वो डेफिनेशन है विद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या पोटेंशियल डिफरेंस भी साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास कोई प्लस क्यू आवेश है और इस प्लस क्यू आवेश का ये विद्युत क्षेत्र है। इस प्लस क्यू आवेश में किसी परीक्षण धनावेश को, परीक्षण धनावेश से हमारा मतलब है इकाई धनावेश या इकाई आवेश। विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण धनावेश या इकाई आवेश है और उसको हम किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं। बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके आ रहे हैं। अब बिंदु ए पर कोई ना कोई विभव होगा, वो मान लेते हैं वी ए है। और जब बिंदु बी तक लेके जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम विद्युत क्षेत्र में विद्यमान हैं और विद्युत क्षेत्र में क्या लगता है, बल लगता है विद्युतीय, और बल के विरुद्ध हमें क्या करना पड़ता है, कार्य। तो जब हम किसी परीक्षण धनावेश को जो कि विद्युत क्षेत्र में स्थित है, सबसे मेन बात, उसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाते हैं, तो दूसरे बिंदु तक लेके जाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य उस बिंदु पर ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, उस आवेश में संचित, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी डेफिनेटली। तो जब हम ए से बिंदु जब हम बिंदु ए से बिंदु बी तक किसी आवेश को लेके जाते हैं, और वो आवेश कहाँ से होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र में, तो उन दोनों बिंदुओं के विभवों का अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर। दो बिंदुओं पर दो अलग अलग विभव हैं और दो अलग अलग विभवों का अंतर क्या कहलाएगा, विभव का अंतर, विभवांतर। तो मैं डेफिनेशन यहाँ लिख रहा हूँ, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश को, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में या ले जाने में, विस्थापित करने में किया गया कार्य ही विद्युत विभवांतर कहलाता है।
बुक्स में नॉर्मली इसे सिर्फ विभवांतर लिखा होता है। विभवांतर का मतलब विद्युत विभवांतर से ही है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ये आपका विभवांतर की क्या है, डेफिनेशन। मान लीजिए इस बिंदु ए पर जो विभव है वो 2 वोल्ट है। कितना है, 2 वोल्ट। और बिंदु बी पर जब हम इसे लेके आए यहाँ से यहाँ तक, तो हमने कार्य किया, और कार्य करने में हमें क्या ऊर्जा वेस्ट करनी पड़ी, ऊर्जा लगानी पड़ी हमें। तो वो ऊर्जा इसमें क्या होगी, संचित होगी, तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। तो मान लेते हैं बी बिंदु विभव हो गया 3.5 वोल्ट। कितना हो गया, 3.5 वोल्ट। तो वर्क डन जो हुआ है ऑब्जर्वर के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, वो क्या होगा, देखिए 2 वोल्ट तो पहले से था, 3.5 वोल्ट टोटल हो गया। तो कितना वर्क हुआ है, 1.5 वोल्ट। और 1.5 वोल्ट कैसे निकाला, VB माइनस VA। VB की वैल्यू कितनी है, 3.5, और VA कितनी है, 2, और ये किसके बराबर है, कार्य के। तो कार्य कितना हुआ, 1.5 वोल्ट। तो हमने कार्य निकाला कैसे, इनडायरेक्टली, VB माइनस VA। तो डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला भी बनेगा इसका, ये VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन में प्लस Q0। तो देखिए ये VB माइनस VA, विभव का अंतर किसके बराबर है, कार्य के। तो विभव का अंतर किसके बराबर है, कार्य के, प्लस Q0 से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इकाई आवेश को ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। ये इकाई आवेश, इसका मान 1 हो जाएगा, तो बराबर क्या आएगा, VB माइनस VA बराबर W ही आएगा। तो देखिए कार्य बराबर क्या है, VB माइनस VA। तो ये आपका विभवांतर का फॉर्मूला है। जरूरी नहीं है कि VB माइनस VA आए, आप इसे VA माइनस VB भी लिख सकते हैं। फॉर्मूले दोनों ही सही हैं। आपको ये चेक करना है, जिस बिंदु से उठाकर जिस बिंदु पर लेके जा रहे हैं, तो जिस बिंदु पे लेके जा रहे हैं वहाँ पर कार्य ज़्यादा होगा, क्योंकि हम कार्य करेंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी। तो जिस बिंदु पर लेके गए हैं, पहुँचाया हमने, उस बिंदु में से प्रारंभिक बिंदु वाले विभव को घटाना है। तो VB माइनस VA बराबर W अपॉन में Q0, या VA माइनस VB बराबर W अपॉन में Q0। लेकिन यदि आप जिस बिंदु से लेके गए हैं उसमें से अगर उसको घटा देते हैं अंतिम बिंदु को, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्य नेगेटिव होता नहीं है, तो हम नेगेटिव साइन छोड़ सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हमने छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस की है, इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है, तो नेगेटिव साइन को हम नेगलेक्ट कर देंगे। तो दोनों फॉर्मूले सही हैं। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, इसकी विमा की, और राशि के प्रकार की। तो देखिए ध्यान से, मात्रक क्या होगा, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो मात्रक बना आपका जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट। जूल प्रति कूलाम को ही क्या कहते हैं, वोल्ट। तो मात्रक हुआ जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, एक ही बात है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, ये मात्रक है। अब बात आती है विमा। तो जूल कार्य का मात्रक है, और कार्य की विमा क्या होती है, M1 L2 T-2, और कूलाम आवेश का मात्रक है, और आवेश की विमा हमने लेसन फर्स्ट में पढ़ी है, A1 T1। वैसे 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। वैसे हम इसे हल करें तो M1 L2 T2 माइनस का है, और T1 ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2 और माइनस का 1, माइनस का 3, और A ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1। तो M1 L2 T-3 A-1, ये इसकी विमा आ गई। अब बात आती है राशि का प्रकार। तो देखिए, वैसे तो मैंने आपको बताया था विभव है, ये विभव का अंतर है। तो विभव माइनस विभव, विभव एक ऊर्जा थी, और ऊर्जा क्या होती है, हमेशा अदिश होती है, ऊर्जा की कोई दिशा नहीं होती। तो ऊर्जा माइनस ऊर्जा, तो ऊर्जा ही आएगी, और ऊर्जा राशि कैसी है, अदिश। तो हम ये लिख सकते हैं कि विभव या विभवांतर राशि ऐसी होती है, अदिश होती है। दूसरा यहाँ देख सकते हैं, कार्य कैसा है, अदिश, आवेश भी कैसा है, अदिश। अदिश बटे अदिश भी क्या आएगा, अदिश, स्केलर क्वांटिटी है ये। तो ये आपके पास विद्युत विभवांतर की डेफिनेशन होगी। मात्रक आ गया, विमा आ गई, और राशि का प्रकार आ गया, और ये फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है इसके बाद, वो है आपकी विद्युत विभव की। क्या डेफिनेशन है आपके पास, विद्युत विभव, पोटेंशियल की। तो देखिए, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज आएगा।
किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक, देखिए क्या डेफिनेशन है, किसी परीक्षण धनावेश को यानी किसी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विस्थापित करने में या किसी बिंदु तक लाने में, एक ही बात है, किसी बिंदु तक विस्थापित करने में या किसी बिंदु तक लाने में, किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में या किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव, विद्युत विभव कहलाता है। ये डेफिनेशन है। अब सबसे मेन बात है फॉर्मूले की। डेफिनेशन समझ आ गई होगी। विभवांतर में क्या होता है, दो विभवों का अंतर होता है, और दो विभवों का अंतर यानी दो विभव आपको विद्युत क्षेत्र के अंदर मिलेंगे, क्योंकि एक जगह विभव कम होगा, जब हम दूसरी जगह लेके जाएंगे तो वहाँ ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो विभव बढ़ जाएगा, तो विभवांतर आ जाएगा। विद्युत विभव में क्या होता है, किसी आवेश को अनंत से लेके आते हैं, और अनंत पे विभव कितना होता है, जीरो। क्यों? क्योंकि अनंत पे किसी भी आवेश का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्यमान नहीं होता। बल नहीं होगा तो कार्य नहीं करना पड़ेगा, और कार्य नहीं होगी तो ऊर्जा नहीं होगी, विभव नहीं होगा। तो किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। अब डेफिनेशन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, आप लिखोगे वी नो दैट विद्युत विभवांतर, हाइफन लगा के फॉर्मूला लिख देंगे। इसके बाद अब आपने इस फॉर्मूले को आगे सॉल्व करना है। आपको पता है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि विद्युत विभवांतर ये होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू ज़ीरो। हम डेफिनेशन लिख लें विभव की, राइट हैंड साइड में नो चेंज होगा, किया गया कार्य है, इकाई आवेश है, इकाई का मान 1 हो जाएगा तो कार्य ही आएगा। अब यहाँ चेंज होगा, हम कहाँ से आवेश को लेके आ रहे हैं, प्रारंभिक बिंदु क्या है, अनंत। अंतिम बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई बिंदु। अंतिम बिंदु क्या है, विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु ए मान लेते हैं। तो कहाँ पे लेके आ रहे हैं, ए पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पे लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं, अनंत पर। अनंत पे तो विभव कितना होता है, जीरो। अनंत विभव कितना होता है, जीरो। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र में लेके आएंगे तो विद्युत क्षेत्र के अंदर तो उस आवेश जो पहले से विद्यमान है उस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये अनंत है और यहाँ से आप परीक्षण धनावेश को लेके आ रहे हो, और ये विद्युत क्षेत्र है इस प्लस क्यू आवेश का। जब आप इस जगह पहुँचेंगे यहाँ तक, इस जगह तक, तब तक आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस आवेश का विद्युत क्षेत्र केवल यहीं तक विद्यमान है, इस जगह तक। तो इसके बाहर तो विद्युत क्षेत्र है ही नहीं। तो जब इसके बाहर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसको अनंत से यहाँ तक लाने में आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बल नहीं लग रहा। लेकिन जैसे ही आप इस आवेश को यहाँ से इसके अंदर लेके जाएंगे, इस विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, वैसे ही ये इस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। और प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। और कार्य करोगे तो इसका मतलब वहाँ ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब अनंत से लेके आ रहे हैं वहाँ तो विभव जीरो है, लेकिन जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर प्रवेश करेंगे वहाँ विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा इसका मतलब यहाँ विभव क्या होगा, ज़्यादा होगा विद्युत क्षेत्र के अंदर। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, तो बिंदु जो विद्युत क्षेत्र में विद्यमान है वहाँ विभव ज़्यादा होगा, और अनंत पे कितना है, जीरो। तो जीरो में से घटाएं ज़्यादा वाले को, या ज़्यादा में जीरो घटाएं। तो नॉर्मल है, मैथमेटिकल है, अधिक राशि है, और अधिक राशियों में हम बड़ी में से छोटे घटाते हैं। तो ए बिंदु पे वो ज़्यादा होगा, और अनंत पे कितना है, जीरो। तो वी ए माइनस वी अनंत लिखा है मैंने, वी ए माइनस वी अनंत, क्योंकि अनंत पे वो जीरो है, और ए बिंदु पर, यहाँ बिंदु ए ले लूँ मैं, तो यहाँ भी वो ज़्यादा होगा, क्योंकि अनंत से जब इसको अंदर लेके आएंगे तो इसके अंदर प्रवेश करते ही प्लस क्यू के कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये इसको बाहर धक्का देगा, और हमें इसे अंदर लाने में क्या करना पड़ेगा, बल के विरुद्ध कार्य। इसके कारण वो बढ़ जाएगा। तो वी ए माइनस जीरो। अब ये जीरो क्यों लिखा, जीरो इसलिए लिखा क्योंकि मैंने आपको महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखवाया था और बताया भी था कि अनंत पर इस आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, तो हमें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, विद्युतीय बल नहीं होगा इसलिए। तो ये वी अनंत जीरो।
तो फॉर्मूला क्या बना, वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में प्लस क्यू ज़ीरो। वी ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में प्लस क्यू ज़ीरो, ये आपका फॉर्मूला है। विभव का मात्रक सेम ही है, जूल प्रति गुलाम या वोल्ट, क्योंकि डब्ल्यू अपॉन में क्यू ज़ीरो जूल प्रति गुलाम। विमा भी सेम है, राशि का प्रकार भी सेम है, नो चेंज है, सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज है। और वी अनंत की वैल्यू जीरो क्यों हुई, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि अनंत पर किसी भी आवेश का विद्युत क्षेत्र विद्यमान नहीं होता। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो वहाँ विद्युतीय बल नहीं होगा, और विद्युतीय बल नहीं होगा तो वहाँ पर आपको कोई भी कार्य करना नहीं पड़ेगा, इसलिए वी अनंत की वैल्यू जीरो। और ए पॉइंट पर विभव को मैंने क्यों माइनस किया ए में से, क्योंकि जब आप आवेश को अनंत से ए बिंदु पर लेके जाएंगे जो विद्युत क्षेत्र के अंदर है, तो अंदर लेके जाएंगे तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल के कारण वो इसको बाहर धक्का देगा, और आपको इसे अंदर लेके जाना है तो इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, और वो किया गया कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने वी ए में से इसके माइनस किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेसन थर्ड के महत्वपूर्ण फैक्ट्स और ये दो डेफिनेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे चर्चा करते हैं, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि आपको लेसन 2 के जो बचे हुए टॉपिक हैं वीडियो लेसन 3 के जो हम अपलोड करेंगे उसके साथ साथ पैरेलल आपको डेली एक एक टॉपिक का वीडियो मिलता रहेगा। आप उसे भी लेसन 2 में नोट डाउन करते रहें, वो भी साथ साथ चलता रहेगा, जिससे कि आपका लेसन 1, 2 कंप्लीट हो जाएंगे और 3 चलता रहेगा पैरेलल में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।